नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ मेकर्स। न्यूज़ मेकर सीरीज में आज बारी है मनोज सिन्हा की। जी हाँ, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की। और न्यूज़ मेकर सीरीज में मनोज सिन्हा के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मेरा नाम है सौरभ कौशिक। तो सबसे पहले हम जानते हैं मनोज सिन्हा के बारे में कि मनोज सिन्हा जो है, थोड़ा सा उनके बैकग्राउंड के बारे में कि मनोज सिन्हा आजकल सुर्खियों में हैं, क्यों हैं और मनोज सिन्हा हैं कौन। तो मनोज सिन्हा जो है ये बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता हैं जो कि यूपी से आते हैं। हालांकि इस टाइम वो एक तरीके से न्यूट्रल रोल में हैं क्योंकि वो उपराज्यपाल हैं जम्मू और कश्मीर के। 3 बार एमपी रहे हैं। जी हाँ, 3 बार एमपी रहे हैं मनोज सिन्हा। 1996 में बीजेपी के एमपी थे, 1999 में बीजेपी के एमपी बने थे और 2014 में तीसरी बार वो एमपी बने थे। जब 2014 में वो तीसरी बार एमपी बने तब वो मिनिस्टर भी बने थे। अब आते हैं सुर्खियों पर कि आजकल मनोज सिन्हा का नाम क्यों चर्चा में आ रहा है। मनोज सिन्हा के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जम्मू और कश्मीर में डीडीसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव को ठीक ढंग से कराने की। और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। बड़ी चुनौती इसलिए है क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं पिछले साल आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया गया था, जम्मू एंड कश्मीर के रेफरेंस में जो आर्टिकल था, और उसके बाद जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और लद्दाख को दूसरा बनाया गया। अब जम्मू और कश्मीर में ये कोई पहला इलेक्शन है जब से इसको एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया है और ये यूनियन टेरिटरी डायरेक्टली दिल्ली के कंट्रोल में है। तो वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। अब मनोज सिन्हा के लिए चुनौती ये है कि इस इलेक्शन में ना केवल कोई वायलेंस ना हो, दूसरा एक बहुत बड़ी उनके लिए चुनौती है कि लोग उसमें पार्टिसिपेट करें और उम्मीदवारों को जो है वो सही से प्रचार करने का मौका मिले। अभी हाल में अगर हम देखें तो फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के अलावा 4 और पार्टियों ने मिलकर पीपल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन, जी हाँ, PAGD नाम से एक गठबंधन बनाया है। ये गठबंधन जो है लगातार मांग कर रहा है कि आर्टिकल 370 को वापस लाया जाए। पहले गठबंधन के नेताओं ने ऐसा भी कहा कि हम जो है ये डीडीसी का जो इलेक्शन हो रहा है इसमें फ़ाइट नहीं करेंगे, इसका बॉयकॉट करेंगे। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, हम इसे फ़ाइट करेंगे और उनके उम्मीदवार इस इलेक्शन को फ़ाइट कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला का कहना है गठबंधन के उम्मीदवारों को इस इलेक्शन में कैनवेसिंग नहीं करने दी जा रही है, यानी कि वो लोग चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहे हैं और सुरक्षा के नाम पर उनको अलग ले जाया जाता है, उनको जनता से घुलने मिलने नहीं दिया जा रहा है। फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि हम भी सत्ता में रह चुके हैं, हमने भी काफ़ी चुनाव देखे हैं और कई चुनाव करवाए हैं। भले ही आदमी की आइडियोलॉजी कोई भी हो, भले ही कैंडिडेट की आइडियोलॉजी कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, सुरक्षा सबको दी जाती है, लेकिन सुरक्षा के नाम पर उन्हें कन्फाइन नहीं किया जाता है। मौजूदा दौर में ये कहा जा रहा है कि J&K का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, गुपकर अलायंस ये कह रहा है कि J&K का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनके कैंडिडेट्स को, जो गुपकर अलायंस के गठबंधन के जो कैंडिडेट्स हैं, उनको चुनाव प्रचार नहीं करने दिया जा रहा है। नामांकन भरने के बाद जो है उन्हें अलग ले जाया जा रहा है, सुरक्षा के नाम पे उन्हें कन्फाइन करके रखा जा रहा है। और जब उनको लेकर के आया भी जाता है चुनाव प्रचार के लिए तो 2 अपोजिट पार्टी के उम्मीदवारों को एक ही गाड़ी में लाते हैं और कहते हैं कि आप कैंपेनिंग कर लीजिए। ऐसा गुपकर अलायंस के लोग कह रहे हैं। और फारूक अब्दुल्ला के बाद महबूबा मुफ्ती, उन्होंने भी यही कहा है, उनका भी यही कहना है कि उनके कैंडिडेट्स जो हैं वो चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, उनके कैंडिडेट्स को सुरक्षा के नाम पे चुनाव प्रचार करने से रोका जा रहा है। तो मनोज सिन्हा के सामने ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि कैसे इस सिचुएशन से डील करें। मनोज सिन्हा ने हालांकि इस पे पूरी तरह सफाई दी है लेफ्टिनेंट गवर्नर ने। उन्होंने बोला है कि सभी लोगों को जो है चुनाव प्रचार का मौका दिया जाएगा और इलेक्शंस पूरी तरीके से फ्री एंड फेयर होंगे। डीडीसी के चुनाव 8 चरणों में होंगे। 28 नवंबर से शुरू हो रहे हैं, 22 दिसंबर को जाके ख़त्म होंगे। पहले 2 चरणों का नामांकन हो भी चुका है, बाकी के नामांकन की प्रक्रिया अभी जारी है। लेकिन फारूक अब्दुल्ला
और महबूबा मुफ्ती सहित लगातार सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पर ये आरोप लगा रहे हैं कि वो उन्हें चुनाव प्रचार नहीं करने दे रहे हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी लेटर लिखा है, के शर्मा जो कि JNK में इलेक्शन का सारा काम देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उनको भी उन्होंने लेटर लिखा है कि उन्हें जो है फ्री एंड फेयर कैनवेसिंग नहीं करने दी जा रही है। तो अब हम जानेंगे थोड़ा सा मनोज सिन्हा के बारे में कि मनोज सिन्हा इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। अब मनोज सिन्हा DDC के चुनाव की चुनौती से कैसे निपटेंगे उसको थोड़ा हम समझते हैं कि मनोज सिन्हा का अपॉइंटमेंट JNK में होने से एज ए लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या क्या आसानी हुई है गवर्नमेंट को। दरअसल मनोज सिन्हा के बारे में माना जाता है कि उनका रेपो जो है वो बहुत अच्छा है प्राइम मिनिस्टर के साथ भी और होम मिनिस्टर के साथ भी। वो PMO और होम मिनिस्ट्री के साथ डायरेक्ट काम करते हैं, डायरेक्ट उन्हें अपडेट करते हैं, डायरेक्ट उनसे अपडेट्स लेते हैं। इसके अलावा वो एडमिनिस्ट्रेशन की उन्हें बहुत अच्छी समझ मानी जाती है, वो काफ़ी पढ़े लिखे हैं। हम यहाँ बता दें आपको कि वो IIT BHU से सिविल इंजीनियर हैं, उन्होंने BTech भी किया है, उन्होंने MTech भी किया है और उसके अलावा माना जाता है कि वो बहुत क्विक डिसीजंस लेते हैं और एक बहुत ही अच्छे एबल एडमिनिस्ट्रेटर हैं। और ये भी कहा जाता है कि मनोज सिन्हा उन विरले राजनेताओं में से हैं जो राजनेता मासेस से भी अच्छे कनेक्ट होते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से भी अच्छे कनेक्ट होते हैं, और जो डिसीजन मासेस और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों की नीड्स को देखते हुए ले जाते हैं वो डिसीजन आमतौर पे लॉन्ग टर्म में अच्छे डिसीजन साबित होते हैं। तो ये मनोज सिन्हा के बारे में माना जाता रहा है और इसीलिए जो है भारत सरकार जैसे चाह रही है कि JNK में सिचुएशन जो है धीरे धीरे करके पूरी तरीके से नॉर्मलसी इंडिया के जैसे बाकी पार्ट्स में है उसकी तरफ जाए। आर्टिकल 370 हटने के बाद, लैंड रिफॉर्म्स करने के बाद अब भारत सरकार मानती है कि धीरे धीरे करके जल्दी से जल्दी JNK का डेवलपमेंट शुरू हो, JNK भी भारत के दूसरे राज्यों की तरह डेवलप करे, वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, वहाँ हॉस्पिटल्स आएँ, वहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आएँ। तो यही भारत सरकार का मानना है कि मनोज सिन्हा जो है वो वहाँ पर मौजूद जो भी लोग टेंशन क्रिएट कर रहे हैं या गुपकर डिक्लेरेशन के लोग जैसी बातें कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा शांत कराने के लिए उनका मानना है कि मनोज सिन्हा जो है एक अच्छी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर के 8 चरणों में चुनाव हो रहा है DDC का, और DDC के चुनाव के बाद मनोज सिन्हा का ये कहना है कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड भी बनाया जाएगा, जिसे कि DDB कहते हैं। और मनोज सिन्हा के बारे में एक बात हम आपको बता दें कि मनोज सिन्हा का अपॉइंटमेंट यहाँ पर क्यों हुआ था, हमें इस परिप्रेक्ष्य को भी थोड़ा समझना पड़ेगा। जब मनोज सिन्हा का अपॉइंटमेंट हुआ तब यूपी से निकले हुए या यूपी से BJP से कनेक्टेड लोग जो कि अलग अलग स्टेट्स के जो राज्यपाल बने, तो टोटल वो 7 हो गए थे। और इसमें आरिफ मोहम्मद खान से लेकर के और फागू चौहान से लेकर के मनोज सिन्हा, ये सभी लोग जो हैं ये शामिल हैं जो अलग अलग स्टेट के गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर बने। तो मनोज सिन्हा जो है वो भूमिहार जाति से आते हैं। मनोज सिन्हा 1982 से पॉलिटिक्स में एक्टिव है। 1982 में उन्होंने BHU में स्टूडेंट्स यूनियन प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीता था। उसके बाद 1989 से 1996 तक, जी हाँ, 7 साल तक वो BJP की नेशनल काउंसिल में रहे। उसके बाद वो 1996 में गाज़ीपुर से MP बने, 99 में वो दोबारा MP बने, 2014 में जब वो तीसरी बार MP बने तब मनोज सिन्हा बने रेलवेज़ के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज़ मिनिस्ट्री, उन्हें चार्ज दिया गया। उसके बाद उनके काम को बहुत ज़्यादा सराहा गया। मनोज सिन्हा को एक मैगज़ीन ने 7 सबसे ज़्यादा ईमानदार सांसदों में बताया। मनोज सिन्हा की रेपुटेशन बतौर मिनिस्टर भी बहुत अच्छी रही। ये माना जाता है कि मनोज सिन्हा जो है वो एक्टिवली एडमिनिस्ट्रेशन में डे टू डे ऑफिस वर्क में काफ़ी इंटरेस्ट लेते थे। मनोज सिन्हा ऐसा नहीं है कि मतलब राजनेता जैसे कि कई कैबिनेट मिनिस्टर के साथ होता है कि कैबिनेट मिनिस्टर बन जाते हैं लेकिन दिल से पॉलिटिशियन ही रहते हैं। मनोज सिन्हा के बारे में नहीं कहा जा सकता है। मनोज सिन्हा दिल से एक किसान हैं। जी हाँ, वो खुद ही कहते हैं कि वो दिल से एक किसान हैं। और मनोज सिन्हा जो है वो मिनिस्टर, अच्छे परफॉर्मिंग मिनिस्टर रहे मोदी गवर्नमेंट के। इसी का उन्हें रिवार्ड मिला 2016 में, जब उन्हें इंडिपेंडेंट चार्ज भी दिया गया एक और मिनिस्ट्री का। जब कैबिनेट रिशफल हुआ तो उन्हें MOS इंडिपेंडेंट चार्ज
कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री का भी बनाया गया। उसके बाद 2019 में बीजेपी को एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि बीजेपी का नुकसान हुआ, क्योंकि मनोज सिन्हा गाज़ीपुर में इलेक्शन हार गए और वो हारे एसपी और बीएसपी के, यानी कि गठबंधन के कैंडिडेट से। यहाँ पर ये बात ध्यान देने की है कि 2014 की तुलना में 2019 में मनोज सिन्हा को वोट ज़्यादा पड़े थे, पर चूंकि विपक्ष में गठबंधन हो गया था, एसपी और बीएसपी के गठबंधन के उम्मीदवार अफजल अंसारी को मिला करके ज़्यादा वोट पड़े, तो इस वजह से जो है मनोज सिन्हा पार्लियामेंट में नहीं पहुंच पाए। लेकिन मनोज सिन्हा, पार्टी को ऐसा लगा कि मनोज सिन्हा एक बहुत ही अच्छे एबल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मनोज सिन्हा एक बहुत ही अच्छे नेता हैं जिसको पार्टी मिस कर रही थी और पार्टी चाहती थी कि उन्हें कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ किया जाए। तो 2017 के अभी हमें थोड़ा परिप्रेक्ष्य समझना पड़ेगा। 2017 में जब यूपी में इलेक्शन होगा, बीजेपी बहुत बड़े भारी बहुमत से जीत करके आई, तब योगी आदित्यनाथ के अलावा, अगर आपको याद हो, तो मनोज सिन्हा का नाम भी सीएम पद के लिए चला था। 2017 में जब बीजेपी ने फाइनली नाम चुना योगी आदित्यनाथ का फॉर सीएम ऑफ यूपी, तब ऐसा माना जाता है कि भूमिहार जाति के लोग जो हैं, या भूमिहार बिरादरी के लोग जो हैं, वो नाराज़ हो गए गवर्नमेंट से। वो नाराज़ इसलिए हो गए क्योंकि वो चाहते थे कि मनोज सिन्हा को जो है, जो भूमिहार बिरादरी से हैं, मनोज सिन्हा को जो है वो बनाया जाए सीएम। मनोज सिन्हा के बारे में हम आपको ये भी बता दें कि मनोज सिन्हा का जो ससुराल है, मनोज सिन्हा का ससुराल बिहार में है, और मनोज सिन्हा की ही बिरादरी के एक और व्यक्ति हैं, फागू चौहान, जो वो भी भूमिहार है। उन्हें जो है बिहार का गवर्नर बनाया गया, क्योंकि बीजेपी के लोग नहीं चाहते थे कि भूमिहार जाति के लोग नाराज़ हों, क्योंकि 2020 में, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अक्टूबर के महीने में और नवंबर के महीने में बिहार में भी नई सरकार बननी थी, और बीजेपी का ये कैलकुलेशन ऐसा माना जाता है कि सही गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भूमिहार जाति के बिहार में काफ़ी वोट हैं, और अक्टूबर नवंबर में बिहार में इलेक्शन था, तो उसको ध्यान में रखते हुए कि भूमिहार कहीं नाराज़ ना हो जाए, मनोज सिन्हा को जब लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया गया और फागू चौहान को बिहार का गवर्नर बना दिया गया, तो ये स्ट्रेटेजी बीजेपी की वर्क कर गई। भूमिहारों की नाराज़गी कम हुई, भूमिहारों ने वोट किया बाद में, और बीजेपी जो है वो यूपी के अलावा बिहार में भी सत्ता पर काबिज हो पाई। हालांकि एनडीए की गवर्नमेंट है, लेकिन बीजेपी की सीट्स काफ़ी बड़ी हैं, बीजेपी अल्टीमेट गेनर रहा है इस इलेक्शन में। तो इसके बाद अगर हम देखते हैं कि मनोज सिन्हा के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, कि एमपी एलईडी, जिसका आमतौर पे एमपीज़ जो हैं वो पूरा पैसा खर्चा नहीं कर पाते, एमपी एलईडी लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम है एमपीज़ के लिए, और मनोज सिन्हा उन गिने चुने राजनेताओं में से, उन गिने चुने सांसदों में से रहे जिन्होंने पूरा का पूरा फंड जो है अपना एमपी एलईडी का लोगों के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया। तो मनोज सिन्हा को, अगर हम मनोज सिन्हा की पर्सनैलिटी को सम अप करें, तो मनोज सिन्हा एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आईआईटी के पढ़े हुए हैं, हालांकि उस टाइम उसका नाम ITBHU था। उसके अलावा मनोज सिन्हा जो है वो मासेस में बहुत पॉपुलर हैं, वो मासेस के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, उनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, उनकी स्वच्छ छवि है, आज तक उनका किसी घोटाले, किसी स्कैम, ऐसी किसी भी गलत एक्टिविटी में उनका नाम कभी भी नहीं आया है। मनोज सिन्हा PMO और होम मिनिस्ट्री दोनों से डायरेक्ट टच में रहते हैं, दोनों के इंस्ट्रक्शंस पर काम करते हैं, और मनोज सिन्हा जो है उनके बारे में ये भी माना जाता है कि वो जो ठान लेते हैं वो करते हैं, और जो उनको पद दिया जाता है वो वाकई उसका इस्तेमाल जनता की वेलफेयर के लिए करते हैं। वो उन नेताओं में नहीं है जो सुबह शाम दिन रात सिर्फ और सिर्फ राजनीति के बारे में सोचते हैं। तो ये थे हमारे आज के न्यूज़ मेकर मनोज सिन्हा, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर। कल फिर से बारी आएगी एक और न्यूज़ मेकर की। तब तक देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए IANS फीड्स।